आज हम आपको लोगों को दोस्तों मंडल कमीशन की सिफारिश लागू होने का पूरा इतिहास आपको बताने का प्रयास करेंगे। आप बहुत से लोग मंडल कमीशन की सिफारिशों को लागू होने का जो इतिहास है यूट्यूब के माध्यम से या सोशल मीडिया के अन्य प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप लोग जानते होंगे, लेकिन इस वीडियो में नया क्या मिलेगा दोस्तों? नया आपको ये मिलेगा कि वो कौन सा ठाकुर था जिसको पिछड़ों से इतना प्रेम था और वह 27% रिजर्वेशन देने के लिए अड़ गया। और उस समय भारतीय जनता पार्टी का क्या स्टैंड था? क्या भारतीय जनता पार्टी सपोर्ट कर रही थी 27% आरक्षण पिछड़ों को मिले? और आपको इस वीडियो में ये भी बताएंगे कि भारतीय जनता पार्टी कैसे ही स्टैंड करती है कि पिछड़ों को 27% आरक्षण मिले, और वह पिछड़ों के 27% आरक्षण का भी समर्थन करती है। और रात बदलते ही यानी 10 से 15 दिन बदलते ही वह जो है कमंडल की राजनीति यानी मंदिर की राजनीति भी शुरू कर देती है। यह सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ही कर सकती है दोस्तों। कैसे कर सकती है? पूरा इतिहास हम आपको आज मंडल कमीशन की सिफारिश कैसे लागू हुआ था, क्या माहौल सांप्रदायिक हुआ था, या कौन से लोग विरोध में थे और कौन सी पार्टियां किस तरफ थी, इन सभी का जो है एक तथ्य के माध्यम से आपके बीच हम रखने का प्रयास करेंगे दोस्तों। मेरा नाम है श्रवण कुमार और आप देख रहे हैं तथ्य से संवाद। और तथ्य से संवाद में आज बारी है दोस्तों मंडल कमीशन की। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं शुरू से। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि 1947 के बाद पहले से ही जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे वो राजनीति पिछड़ों की और शेड्यूल कास्ट की, एसटी की, यानी इनका उत्थान, सामाजिक उत्थान और शैक्षणिक उत्थान कैसे हो सके। एक समाज जो दूसरे समाज से घृणा करता था, अस्पृश्यता करता था, छुआछूत की जो बातें उस समय आम हुआ करती थी, इससे निजात कैसे दिलाया जाए। हालांकि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर किसी भी तरीके से पार्लियामेंट में लड़ते हुए इस ओहदे तक तो पहुंच गए थे, वो एसटी और एससी के जो रिजर्वेशन था उसे तो दिलाने में कामयाब हो गए, लेकिन जो भारत की जनता में जो 75 से 80% जो निवास करती थी वो थे अदर बैकवर्ड क्लासेस, जिन्हें कहा जाता है ओबीसी जातियां। इन्हें आरक्षण का लाभ मिला नहीं था दोस्तों। समय बीता, चुनाव होता रहा, कांग्रेस सत्ता दर सत्ता आती रही, लेकिन अंदर ही अंदर खेमे में। और इस वीडियो में आप ये भी जानेंगे दोस्तों कि कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी का स्टैंड केंद्र स्तर पे सेम ही है। कांग्रेस भी नहीं चाहती थी कि आरक्षण पिछड़ी जातियों को मिले, ठीक है, और भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से चाहती थी इसे आपको बताएंगे। क्योंकि चुनाव, पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री बनते हैं, उसके बाद उनकी बेटी बनती है, फिर उसके बाद उन्हीं के द्वारा सुनियोजित तरीके से बैठाए हुए व्यक्ति भी प्रधानमंत्री बनते हैं। और साल आ जाता है 1977। 1977 में बिहार में एक मुख्यमंत्री होते हैं, उनका नाम होता है बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल। इन्हीं के नेतृत्व में एक कमेटी गठन किया जाता है, एक प्रकार से कहा जाए कमीशन बनाया जाता है, और जिसका नाम रखा जाता है मंडल कमीशन, यानी बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल जो कि बिहार के मुख्यमंत्री थे। और इन 1977 में ये जब कमेटी बनाई जाती है तो वो इसी आधार पर, इसी तथ्य पर जो है जोर दिया जाता है कि पिछड़े समाज का उत्थान कैसे हो सके। हालांकि उनकी सिफारिशें तो ज्यादा थी, लेकिन उन सिफारिशों में पिछड़े समाज के उत्थान के लिए जो एक सिफारिश को लागू किया जाता है, उसी एक सिफारिश के लागू करने के एवज में भारत सांप्रदायिकता की लहर में झुक जाता है। एक प्रकार से कहा जाए सांप्रदायिकता का माहौल पूरी तरीके से भारत में तनाव भी पैदा हो जाता है, और वो होता है दोस्तों पिछड़े समाज को 27% सरकारी नौकरियों में आरक्षण और पब्लिक सेक्टर में भी आरक्षण देने की जब बात तत्कालीन प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह करते हैं, तो उनको जो लोग लाभान्वित होते हैं 27% आरक्षण से, वो कहते हैं राजा नहीं फकीर है, देश की तकदीर है। और जो लोग आरक्षण का विरोध करते हैं वो लोग कहते हैं राजा नहीं कलंक है, राजा नहीं रंक है,
देश का कलंक है। ठीक है दोस्तों, अब समस्या ये है कि विश्वनाथ प्रताप सिंह जो कि मांडा के राजा थे और जाति से ठाकुर थे, राजा थे और जाति से ठाकुर थे। अब आप सोचेंगे ठाकुर होते हुए पिछड़ों की बात कैसे कर लिए, पिछड़ों के आरक्षण देने की बात कैसे कर लिए, क्योंकि विश्वनाथ प्रताप सिंह कांग्रेस के वो कद्दावर नेता थे, कांग्रेस के वो कद्दावर नेता थे, आप समझिए कि इमरजेंसी के समय भी वह कांग्रेस का साथ नहीं छोड़े थे। लेकिन जब 1977 में बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल का गठन होता है और 1990 तक आते आते जब आम चुनाव होते हैं, यानी लोकसभा का जब चुनाव होने वाला था, तो बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल बीपी सिंह, विश्वनाथ प्रताप सिंह कांग्रेस से अलग होकर के एक लाल डायरी लेकर के, यानी उस डायरी में जितने भी कांग्रेस के भ्रष्टाचार किए गए थे, उस कांग्रेस के भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज बुलंद करते हैं बिंदेश्वरी प्रसाद। एक प्रकार से कहा जाए जैसे आज भारतीय जनता पार्टी में जो हाल अमित शाह का है, या जो हाल या कहें जिस प्रकार का माहौल योगी आदित्यनाथ का है, ठीक एज इट इज ऐसा ही माहौल, ऐसे ही वर्ग का समर्थन उस समय विश्वनाथ प्रताप सिंह को भी था और सवर्ण समाज भी उनके साथ जुड़ा भी था। लेकिन जब वो कांग्रेस से अलग होते हैं इसी लाल डायरी को लेकर के, जिसमें वो कांग्रेस की सरकार में किए गए महत्वपूर्ण भ्रष्टाचार के आरोप थे, और वो आरोप सिद्ध करने के लिए जब निकल पड़ते हैं तो उन्हीं के साथ, यानी विश्वनाथ प्रताप सिंह के साथ जो अन्य सहयोगी दल होते हैं, या कहें अन्य जो पार्टियां होती हैं, उनमें चाहे भारतीय जनता पार्टी को देख लीजिए, चाहे जितने भी क्षेत्रीय दल थे, क्षेत्रीय दलों में चाहे रामविलास पासवान को देख लीजिए, कांसी राम को देख लीजिए, ठीक है, और एम करुणानिधि, दक्षिण में एम करुणानिधि को देख लीजिए, मुलायम सिंह यादव को देख लीजिए, लालू प्रसाद यादव को देख लीजिए, यानी जो पिछड़ों की राजनीति के जो अगुआ थे, जो सूरमा थे, वो सब इन्हीं के प्लेटफॉर्म पर आते चले जाते हैं और एक संयुक्त मोर्चा की सरकार बनती है 1990 तक आते आते। और 1990 के आते आते जब ये संयुक्त मोर्चा की सरकार बनती है, तो संयुक्त मोर्चा की सरकार के प्लेटफॉर्म पर, यानी विश्वनाथ प्रताप सिंह के प्लेटफॉर्म के द्वारा जो संयुक्त मोर्चा बनाया गया था, उसके द्वारा ये प्लेटफॉर्म पर यह कहा भी गया था कि हम जो है 27% आरक्षण, या एक प्रकार से कहा, ये 27% आरक्षण की तो बात ही छोड़ दीजिए, मंडल कमीशन की केवल एक सिफारिश को लागू किया गया था, 27% रिजर्वेशन पिछड़े समाज को दिया जाए और सरकारी नौकरियों में इन्हें 27% रिजर्वेशन दिया जाए पब्लिक सेक्टर में। लेकिन केवल एक सिफारिश के लिए इतना बवाल हो गया था, जबकि पूरी बात मंडल कमीशन की जो भी सिफारिशें थी, 56 से 60 जितनी भी सिफारिशें थी, उन सारी सिफारिशों को लागू करने के बाद विश्वनाथ प्रताप सिंह के द्वारा किया गया था। और विश्वनाथ प्रताप सिंह के समर्थन में भारतीय जनता पार्टी, जो जनसंघ उस समय हुआ करती थी, भारतीय जनता पार्टी भी थी, रामविलास पासवान भी थे, यानी सभी लोग जो भी पिछड़ों की राजनीति करना चाहते थे वो लोग एक हुए। यानी एक प्रकार से कहा जाए कांग्रेस एक तरफ थी और बीपी सिंह के नेतृत्व में सभी दल उन्हीं की छत्र छाया में थे, और उसी छत्र छाया में भारतीय जनता पार्टी भी थी। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी भी थी, लेकिन अब सोचिए कि भारतीय जनता पार्टी का स्टैंड कैसा रहा कि पिछड़ों का भी हित हो जाए और अगड़ों की राजनीति भी कर ले, और अगड़ों के जो मुद्दे हैं उसी एक मुद्दा ऐसा बनाया जाए जिससे जो है अन्य जो पिछड़ी जातियां हैं, जो उस तरीके की लाभान्वित नहीं हो पाई हैं, उन्हें धर्म का एक प्रकार से चादर ओढ़ाया जाए। तो ये जो हुआ दोस्तों, 1977 में बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल के नेतृत्व में मंडल कमीशन का गठन हुआ और दौर आया 1990 का चुनाव एकदम चरम पर था, और 7 नवंबर, ठीक है तो नवंबर माफ करिएगा, 7 अगस्त 1990 को बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल जी ने, वो माफ करिएगा, वो तो बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल कह रहे हैं, विश्वनाथ प्रताप सिंह, दोनों नाम एक ही, थोड़ा सा पैरेलल, इसीलिए कभी कभी जबान से फिसल जाता है। 7 अगस्त 1990 को विश्वनाथ प्रताप सिंह ने यह घोषणा कर दिया था कि अब प्रधानमंत्री बन चुके थे, चुनाव हो चुका था, प्रधानमंत्री बन चुके थे। 7 अगस्त 1990 को विश्वनाथ प्रताप सिंह यानी बीपी सिंह ने
ये ऐलान कर दिया था बतौर प्रधानमंत्री होते हुए कि हम 27 सरकारी नौकरियों में 27% रिजर्वेशन आरक्षण जो है पिछड़े समाज को देने जा रहे हैं। अब ये बात जैसे ही घोषणा हुआ, जो सवर्ण समाज था दोस्तों, और या कहें जो लोग आरक्षण के विरोधी थे, वह खेमा जो है पूरी तरह से बैकफुट पर चला गया और उग्र प्रदर्शन होने लगे, आगजनी होने लगी, बसें जलाने लगे, लोग आत्महत्या करने लगे, जलकर मरने लगे। यानी एक प्रकार से कहा जाए दोस्तों कि एक प्रोटेस्ट चलने लगा पूरी तरह से कि ऑल यूथ अगेंस्ट बीपी सिंह, ऑल यूथ अगेंस्ट बीपी सिंह, यानी जितने भी लोग थे कि सभी युवा जो है बीपी सिंह के खिलाफ हैं। तो विश्वनाथ प्रताप सिंह से पिछड़े समाज के कुछ युवा भी जाके मिले कि क्या हमारा इस देश में योगदान नहीं है। ये इसका ब्रॉडकास्ट भी चैनल पर भी विश्वनाथ प्रताप सिंह जो प्रधानमंत्री थे तत्कालीन, उन्होंने भी कहा कि हमारे साथ कुछ पिछड़े समाज के बच्चे आए और उन्होंने कहा कि सर क्या वहाँ पे लिखा जा रहा है कि ऑल यूथ अगेंस्ट विश्वनाथ प्रताप सिंह या बीपी सिंह, क्या हम लोग ऑल यूथ का मतलब सभी युवा का मतलब सिर्फ वही युवा हैं जो वर्ग आपका विरोध कर रहा है, हम लोग देश के युवा नहीं हैं। यानी पिछड़े समाज के बहुत से युवाओं ने जब विश्वनाथ प्रताप सिंह से कहा कि हम क्या देश के युवा नहीं हैं, तो बीपी सिंह एक बतौर गार्जियन के तौर पर पिछड़े समाज के बच्चों के साथ खड़े हुए, ठाकुर थे जाति से, ठीक है, मांडा के राजा थे। विश्वनाथ प्रताप सिंह बच्चों को समझाए, कहे वो लोग जो कह रहे हैं ठीक है, हम हैं तुम्हारे लिए। तो बात कुछ हुआ नहीं दोस्तों। और उसके बाद यह कमीशन, और फिर उसके बाद दौर आया, 7 अगस्त को घोषणा किए थे और दौर आया 15 अगस्त 1990। लाल किले के प्राचीर से उन्होंने ये कहा कि ये जो 80% की आबादी है, उस 80% की आबादी में इस बात को लेकर के उनका सामाजिक और शैक्षणिक उत्थान कैसे हो सके, उन्हें सरकारी नौकरियों में आरक्षण मिलना चाहिए, इस बात को लेकर के एक ज्वालामुखी उभर रहा है। अगर यह ज्वालामुखी समय रहते कंट्रोल नहीं किया गया तो फिर कोई भी लॉ एंड ऑर्डर, जिस दिन ये विस्फोट होगा कोई बचा भी नहीं पाएगा। यानी बतौर तरीके से विश्वनाथ प्रताप सिंह ने ये बात कही थी, ठीक है, बतौर तौर तरीके से विश्वनाथ प्रताप सिंह ने ये बात कही थी। और अब हुआ क्या दोस्तों कि भारतीय जनता पार्टी का क्या स्टैंड था इसमें, कि भारतीय जनता पार्टी ने सपोर्ट किया और सपोर्ट करने के साथ साथ जो है हुआ क्या कि इसी 1 महीने के अंदर अंदर में ही लाल कृष्ण आडवाणी निकल पड़ते हैं, क्या रथ यात्रा निकाल देते हैं राम मंदिर को लेकर के कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। यानी एक प्रकार से कहा जाए जिस जो जाति का वर्चस्व जो अन्य जातियों के बीच ये बात फैलाई जा रही थी, जो केवट बिन मल्लाह थे, पाल प्रजापति थे, यादव थे, कुर्मी थे, लोहार थे, बड़ियार थे, जो अन्य पिछड़ी जातियां थी, जिनके अंदर ये बात अभी फैल ही रही है कि यार हमें 27% आरक्षण मिल गया, विश्वनाथ प्रताप सिंह मंडल कमीशन लागू हो गया, इससे क्या होगा, इसके बारे में जैसे ही लोगों को फैलाया जा रहा था, लोगों को बताया जा रहा था कि 27% रिजर्वेशन मिला है आपको सरकारी नौकरियों में, उसी समय ये जो धर्म की जो राजनीति थी, रथ यात्रा, उसी समय चल पड़ा और पूरी की पूरी एक प्रकार से कहा जाए भारतीय जनता पार्टी उसके एकदम सपोर्ट में आ गई थी। यानी भारतीय जनता पार्टी पिछड़े समाज के फेवर में आई। अगर भारतीय जनता पार्टी 27% रिजर्वेशन के खिलाफ होती तो बीपी सिंह, विश्वनाथ प्रताप सिंह ये बन ही नहीं पाते, प्रधानमंत्री बन ही नहीं पाते, सरकार गिर जाती, क्योंकि गठबंधन में भारतीय जनता पार्टी भी थी। और अब भारतीय जनता पार्टी इस बात से मुकर नहीं सकती है कि हमें नहीं मालूम था। हर जगह चुनाव के प्रचार में ये बातें कही जा रही थी कि हम सत्ता में आएंगे, संयुक्त मोर्चा की सरकार बनेगी तो हम जो है मंडल कमीशन की सिफारिशों को लागू करेंगे। भारतीय जनता पार्टी यानी 7 अगस्त को विश्वनाथ प्रताप सिंह घोषणा करते हैं और 15 नवंबर 1920 को लाल किले के प्राचीर से वह फिर से इस बात को दोहरा देते हैं कि देश की जो 80% आबादी है हम उसके लिए 27% रिजर्वेशन देने जा रहे हैं। उसके बाद देश का माहौल बिगड़ना शुरू हो जाता है दोस्तों। और
आडवाणी जी रथ यात्रा निकाल देते हैं। ठीक है, आडवाणी जी 25 सितंबर 1990, यानी आप सोचिए 7 अगस्त घोषणा होती है और 15 अगस्त 1990 को ये है लाल किले के प्राचीर से घोषणा करते हैं अगस्त, और फिर उसके बाद एक महीने के लमसम मान के चलिए 25 सितंबर 1990 को लाल कृष्ण आडवाणी निकल पड़ते हैं रथ यात्रा लेकर के। रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। यानी जिस प्रकार से पिछड़े समाज में जातिवाद का जो वजूद, उसकी बात शुरू हो रही थी, लोगों के अंदर ये बात पता चले कि आरक्षण क्या होता है, रिजर्वेशन क्या होता है, कैसे हमें हमारा सामाजिक और शैक्षणिक उत्थान हो सकता है, कैसे हम यूनिवर्सिटी तक पहुंच सकते हैं, कैसे सरकारी नौकरियों में पहुंच सकते हैं। उसी समय ये जो धर्म की जो राजनीति थी, एक महीने के अंदर में ही स्टार्ट हो जाती है। यानी 15 अगस्त 1990 और 25 सितंबर 1990, यानी एक महीने के अंदर में, और पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी जो है शिफ्ट हो जाती है लाल कृष्ण आडवाणी के साथ। और यही वो दौर था दोस्तों कि इन्हीं कुछ लोगों ने इस मंडल कमीशन की सिफारिशों को लेकर के पहुंच जाते हैं सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाते हैं। आप जानते हैं ना कि पहले एक विधायिका होती है, विधि बनाती है, कार्यपालिका होती है, कार्य करती है, फिर उसके बाद न्यायपालिका होती है। न्यायपालिका जब न्याय कर देती है तो राष्ट्रपति सिग्नेचर कर देता है, तब उसके बाद जाकर के कोई भी कमीशन हो, कोई भी चीज हो, वह कानून बन जाता है। यानी अभी विधायिका ने विधि बनाया, कार्यपालिका ने उस पर कार्य किया, अभी चला गया न्यायपालिका के ऊपर। ठीक है, कार्यपालिका मतलब जो लोग उस पूरी चीज का, एक प्रकार से कहा जाए, कार्यपालिका दो प्रकार की होती है। एक होती है सरकारी कार्यपालिका होती है, ठीक है, और एक ये लोग भी होते हैं, यानी विधायिका और कार्यपालिका कहीं ना कहीं एक प्रकार से संलिप्त होते हैं। ठीक है, अब ये चीज चला गया कहाँ, कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में चला गया। और इधर समस्तीपुर का जो माहौल था, पटना के समस्तीपुर में, यानी लाल कृष्ण आडवाणी जो रथ यात्रा लेकर चले थे, जो नारा लगाए थे कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, तो इसकी जरूरत भी इसी क्षण क्या थी। अभी आप आरक्षण का समर्थन किए हैं, भारतीय जनता पार्टी का स्टैंड आप समझिए, अभी आप आरक्षण का समर्थन किए हैं 15 नवंबर 1990 को, लाल किले के प्राचीर से भाषण दे रहे हैं, तब तक आप सरकार में हैं, और एक महीने के अंदर अंदर में ही, एक महीने लगभग नहीं हुए हैं, 30 से 35 दिन हुए, आप जो है रथ यात्रा यानी धर्म की राजनीति का भी समर्थन कर दे रहे हैं। लाल कृष्ण आडवाणी निकल पड़ते हैं, और जो पिछड़े समाज के जितने भी नेता थे उस समय, चाहे वो तत्कालीन मुख्यमंत्री बिहार के लालू प्रसाद यादव को देख लीजिए, यूपी में मुलायम सिंह यादव को देख लीजिए, कार सेवा निकल पड़ते हैं। ये कहीं न कहीं इतिहास जो होता है ना दोस्तों, ये एक ही महीने में ये दो बड़ी घटनाएं कैसे हो रही हैं। अगर आपको वास्तव में पिछड़े समाज का आरक्षण देना था तो रथ यात्रा थोड़ी देर बाद निकालते, एक आध 1.5 साल के बाद निकालते। उसी समय एक ही महीने के अंदर अंदर में ये सब सारी चीजें, दो बड़ी घटनाएं कैसे हो सकती हैं, वो भी इतने बड़े प्लेटफार्म पर, राष्ट्रीय स्तर पर पिछड़े समाज को 27% आरक्षण दिया जा रहा है। और इनका जब रथ पहुंचता है समस्तीपुर, समस्तीपुर का माहौल बिगड़ने लगता है दोस्तों। ठीक है, रथ यात्रा जो है वहीं पर जब रोका जाता है तो भारतीय जनता पार्टी सरकार से अपना समर्थन वापस ले लेती है। किसके खिलाफ में? कहा जाता है कि हिंदुओं का जो रथ यात्रा रोका गया है, मंदिर को लेकर के हमने सरकार गिरा दी है। दरअसल मंदिर को लेकर के नहीं गिराया गया था सरकार, किसको लेकर के? जो 27% रिजर्वेशन पिछड़ों को दिया गया था। यानी भारतीय जनता पार्टी 27% रिजर्वेशन के समर्थन में भी थी, भारतीय जनता पार्टी सवर्णों के समर्थन में भी थी, जो लाल कृष्ण आडवाणी ने जो रथ यात्रा निकाला था मंदिर को लेकर के। यानी अब लड़ाई इन्हीं पिछड़े समाज के लोगों के ऊपर चली आई थी। यानी चाहे वो कांसी राम हो गए, चाहे मुलायम सिंह यादव हो गए, चाहे लालू प्रसाद यादव हो गए, या फिर चाहे दक्षिण में एम करुणानिधि हो गए। तो एक प्रकार से कहा जाए अब लड़ाई इन्हीं पिछड़े समाज के नेताओं के ऊपर आ गई थी। ये लोग सुप्रीम कोर्ट तक गए, हर एक चीज को रखा, यानी विश्वनाथ प्रताप सिंह भी थे, और सुप्रीम कोर्ट से फाइनल डिसीजन हो ही जाता है दोस्तों कि हम जो है इस चीज को क्या करेंगे, लागू कराएंगे। और सुप्रीम कोर्ट भी इस चीज को मान लेता है कि 27% रिजर्वेशन पिछड़ों को दिया जाना चाहिए। ठीक है, और इस तरीके से 27% रिजर्वेशन आपके बीच आता है, जो आज हमें मंडल कमीशन के रूप में मिल रहा है दोस्तों। ठीक।
ठीक है। तो एक प्रकार से ये जो हमने आपको प्रकरण बताया, ठीक है, कि विश्वनाथ प्रताप सिंह ठाकुर ही थे, लेकिन जाति से कोई व्यक्ति न तो ठाकुर होता है, ठीक है, न तो किसी भी जाति का होता है। वो व्यक्ति जब अगर राजनीतिक है तो वह व्यक्ति होता है विचारधारा का, ठीक है। समाजवादी विचारधारा जब इनके अंदर आया तो फिर उन्होंने समाज के जो उत्थान था उसे करने का भी प्रयास किए और बखूबी किए। आज हम लोगों को जो चीज़ ये समझ में नहीं आता है कि यार अगर हमें 27% रिजर्वेशन मिला है तो उसमें ठाकुर का क्या योगदान है। ठाकुर का योगदान है दोस्तों, क्योंकि उस उतने बड़े लेवल पर कांग्रेस के साथ बगावत करना, और कांग्रेस के साथ अगर बगावत किए थे ठाकुर तो सवर्ण समाज का वोट भी कांग्रेस के ही साथ था, और कांग्रेस सबसे ज्यादा प्रबल विरोध में थी 27% आरक्षण के। कांग्रेस कभी नहीं चाहती थी कि 27% आरक्षण पिछड़े समाज को मिले, और वहीं से शुरू हो जाता है दोस्तों सफाया कांग्रेस का, हर जगह पतन होना शुरू हो जाता है। आज इस प्लेटफार्म पर पहुंच गए हैं। यानी आज तक कभी भी देखिए 15 साल हो गया, प्रधानमंत्री कभी भी मंडल कमीशन की सिफारिश पर बात नहीं करते हैं। चाहे उनका जो भी राष्ट्रीय स्तर का नेता देख लीजिए, चाहे आरएसएस चीफ मोहन भागवत को देख लीजिए, चाहे अमित शाह को देख लीजिए, चाहे नरेंद्र मोदी जी को देख लीजिए, चाहे राजनाथ सिंह जी को देख लीजिए, सब लोग यही एक बात कहते हैं, हरदम अपने प्लेटफार्म पर एक बात जोर देकर कहते हैं कि किसी माई के लाल में इतनी हिम्मत नहीं है कि जो आरक्षण को खत्म कर दे, क्योंकि उन्हें पता है कि जितना वोट परसेंटेज सवर्ण समाज का पार्टियों में जाता है उनका डबल ही कहीं ना कहीं पिछड़े समाज का जाता है। अब वो पिछड़े समाज का वोट और सवर्ण समाज के वोट के कॉम्बिनेशन से ही सत्ताएं बनती हैं, और वो चाहे केंद्र स्तर की सत्ता हो या चाहे फिर राज्य स्तर की सत्ता हो, चाहे यूपी हो, बिहार हो, दिल्ली हो, हरियाणा हो, राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, भी चाहे जितने भी उड़ीसा हो, झारखंड हो, तो उसमें जो भी पार्टी सरकार बनाती है, अगर मान के चलिए सवर्ण समाज का वोट रहता है तो सवर्ण समाज के साथ साथ उसमें पिछड़े समाज का वोट कहीं न कहीं परसेंटेज डबल होता है। इसीलिए जो है दोस्तों इनकी आवाज़ को समझे थे विश्वनाथ प्रताप सिंह, और समाजवादी विचारधारा के तरफ मुड़े, और जब समाजवादी विचारधारा की तरफ मुड़े तो कहीं न कहीं इस बात को उन्होंने महसूस भी किया, उनके दर्द को, उनकी हालात को, इसीलिए मंडल कमीशन लागू हो पाया। ठीक है दोस्तों, तो एक प्रकार से हमने भी आपके बीच रखने का प्रयास किया। आपको इस वीडियो के माध्यम से यही बताने का मेन पर्पस था कि आप सोच रहे होंगे कि जब मंडल कमीशन लागू हुआ था तो भारतीय जनता पार्टी विरोध में थी। नहीं दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी विरोध में नहीं थी, भारतीय जनता पार्टी समर्थन में थी। भारतीय जनता पार्टी चाहती थी कि हम पिछड़ों की राजनीति भी कर ले और हम अगड़ों की राजनीति भी कर ले, हम मंदिर की राजनीति भी कर ले, यानी धर्म वाली जो राजनीति है वो हमारे खेमे में भी रहे। ठीक है, तो आज जैसे हरियाणा की चुनावी रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी डायरेक्ट ये बात कहते हैं कि हमने जो है मंडल कमीशन की सिफारिश जब लागू हो रही थी तो हम उसका समर्थन कर रहे थे। यानी दोनों चीज, भारतीय जनता पार्टी वो सारी चीज कर रही थी कि किसी को ये न लगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी किसी भी कोई भी व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि ठाकुर की वजह से भारतीय जनता पार्टी है, या ब्राह्मण की वजह से भारतीय जनता पार्टी है, या यादव की वजह से भारतीय जनता पार्टी है, या पिछड़ी जो अन्य जातियां हैं उनकी वजह से भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी को कोई भी वर्ग अपने ऊपर नहीं यह आरोप लगा सकता है। ठीक है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी भी चाहती है कि सभी वर्गों का जब सहयोग रहेगा तभी सरकारें और सत्ताएं चल पाएंगी। ठीक है, इस वीडियो के माध्यम से यही बताने का प्रयास था जो हमने आपको बताया। ठीक है, बहुत बहुत आभार। चैनल को लाइक और पेज को फॉलो जरूर करिएगा। धन्यवाद।